प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रचना सिंह भदौरिया, सहायक अध्यापिका राम नारायण लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर, स्वागत करती हूँ आपका कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं और आपको बताते ही हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक है भारत व समकालीन विश्व, भाग 2। ये हमारी इतिहास की ही पाठ्य पुस्तक है और इसके जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज नामक द्वितीय खंड से हम पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बच्चों, अब तक हमने इसके 2 भाग पढ़े हैं। प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि आधुनिक युग से पहले कैसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। भाग 2 में जो हमने पढ़ा, एक बार हम चाहते हैं कि उसको भी हम रिवाइज कर लें आपके साथ। भाग 2 बच्चों हमारा 19वीं शताब्दी था, आधुनिक युग का। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात है। इसमें हमने पढ़ा कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस प्रकार हो रहा था, तकनीक ने क्या भूमिका निभाई भूमंडलीकरण में। फिर हमने पढ़ा 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की स्थिति क्या थी और किस प्रकार पूरे विश्व में उपनिवेशवाद फैल रहा था। वहीं फिर हमने अफ्रीका के उपनिवेश के माध्यम से पढ़ा कि किस प्रकार रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग नामक बीमारी ने अफ्रीका की समाज, अर्थव्यवस्था सब में नया परिवर्तन लाया और एक बहुत बड़े परिवर्तन के साथ वो सामने आया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना हमने पढ़ा, गिरमिटिया मजदूर वाला पूरा प्रकरण हमने बड़े सहजता से समझा। विदेशों में भारतीय उद्यमी अपने आप को स्थापित कर रहे थे और ये बड़े बखूबी तरीके से उन्होंने किया, इसको भी हमने पढ़ा। और अंत में हमने पढ़ा भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। बच्चों, एक और बात मैं हमेशा जैसे कह रही हूँ आपको यहाँ समझाने के लिए कि जब कभी भी हम पूरे विश्व के विषय में, परिदृश्य में कुछ पढ़ते हैं तो अपनी इस पाठ्य पुस्तक में उसे भारत के समकालीन विश्व के साथ हम पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अपने अध्ययन को गति देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले अनुभाग को खत्म करते समय मैंने आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहा था। मैंने पूछा था कि आप सब लोग एक प्रयास जरूर करें कि विश्व के मानचित्र पे प्रथम विश्व युद्ध में जिन जिन राष्ट्रों ने प्रतिभाग किया था उन्हें चिन्हित करें। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये बखूबी किया होगा। चले एक बार देखें, अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो शुरू हुआ वो यूरोप से ही शुरू हुआ। ये अलग बात है कि कालांतर में पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ, मुख्य रूप से ये यूरोप से ही प्रारंभ हुआ। यूरोप में 2 गुटों के बीच ये युद्ध था। प्रथम गुट था मित्र राष्ट्र, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरा गुट था केंद्रीय राज्यों का, एक तरह से केंद्रीय देश थे, केंद्रीय शक्तियां थी वो, और उसमें आपका जर्मनी था, ऑटोमन साम्राज्य था और ऑस्ट्रिया था। इसीलिए बच्चों, आपके इस मैप में हमने यूरोप को अलग से भी फोकस किया है, जिसमें हम फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी इत्यादि को देख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन तो आपको दिखाई ही दे रहा है, यहाँ रूस यानी कि रशिया है। और इस बार फिर हमारा फोकस इस उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका होगा। साथ ही हम भारत से संबंधित सारी क्रियाकलापों को भी समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा भाग 3 है, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। कहने का अर्थ है 2 महायुद्ध, प्रथम महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था कैसी थी। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 2 महायुद्ध की बात की है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 1914 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939।
इन दोनों के बीच में अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, इसको आज हम पढ़ेंगे। इन्हें 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला है युद्धकालीन रूपांतरण। कहने का अर्थ है कि युद्ध के समय कैसे समाज, कैसे उद्योग, कैसे अर्थव्यवस्था का रूपांतरण किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया। दूसरा है युद्धोत्तर सुधार। कहने का अर्थ है युद्ध के उपरांत क्या आर्थिक सुधार की गुंजाइश थी या जरूरत महसूस की गई, उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ये एक नया कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस देश ने ये नया कंसेप्ट मास प्रोडक्शन का विश्व के सामने लेकर आया। फिर हम पढ़ेंगे महामंदी। ये हमारा चौथा टॉपिक होगा। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये महामंदी क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में महामंदी का क्या असर हुआ। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अपने बिंदु की तरफ, जो है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला विश्व युद्ध था मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन यूरोप हम देख ही रहे हैं कि बहुत बड़े एक तरह से पूरे विश्व में उसके औपनिवेश थे, तो निश्चित तौर पे उसका असर तो सारी दुनिया पर महसूस किया ही जाना था। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिसे उबरने में दुनिया को 3 दशक लगे। 3 दशक से भी ज्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनैतिक अस्थिरता का माहौल बना था और अंत में क्या हुआ कि मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे दब गई, कराने लगी। कहने का अर्थ है कि अभी हम उबर ही पा रहे थे इस अस्थिरता से, किसकी? आर्थिक और राजनीतिक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि अचानक से द्वितीय विश्व युद्ध भी हमारे सामने आ गया। आइए बच्चों, अपना पहला सब टॉपिक पढ़ते हैं, जो है युद्धकालीन रूपांतरण। युद्ध के समय किस प्रकार से रूपांतरण किया गया देशों में। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। अभी हमने विश्व मानचित्र के पर भी इसको देखा। एक पाले में मित्र राष्ट्र थे। कौन कौन से थे? ये मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसको हम कह सकते हैं BF और R, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां कहलाती हैं। ये थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ये एक तरह से ये स्थिति थी। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारी सरकारों को ये लगा कि युद्ध बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, मात्र क्रिसमस तक ही जाएगा। लेकिन यह युद्ध 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। 4 साल किसी विश्व युद्ध का चलना अपने आप में हर तरीके से परिवर्तन लाने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। मानव सभ्यता के इतिहास में बच्चों ऐसा भीषण युद्ध ना पहले कभी हुआ था और इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझने और एक दूसरे को खत्म करने के लिए क्या करने लगे? बेहिसाब औद्योगिक शक्तियां इकट्ठी करने लगे। बड़े बड़े राष्ट्र एक दूसरे को खत्म करने के लिए औद्योगिक शक्तियां इकट्ठी करने लगे और एक चित्र से आप इसे समझ सकते हैं, ये आपकी NCERT से ही लिया गया है। देखिए इस चित्र में क्या दिखाया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर, आप जहां तक निगाह दौड़ाएं इसमें आपको हथियार और मजदूर ही दिखाई देते हैं। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। निश्चित तौर पे ये चित्र अपने आप में व्याकुल कर देने वाला है। ये पहला आधुनिक
और औद्योगिक युद्ध था। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनें, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती हुई। दुनिया भर से क्यों हुई? वही जहाँ जहाँ जिसके उपनिवेश हैं, उन उपनिवेशों से इन्होंने सैनिकों की भर्ती करी। भारत से भी प्रथम विश्व में बहुत सारे सैनिक गए थे और उन्हें विशाल जलपोतों, रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों तक पहुंचाया गया। इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची गई, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये औद्योगिक युग था और जिस तरह की विभीषिका और विनाश सामने आया वो निश्चित तौर पे कोई औद्योगिक शक्ति के बिना कर भी नहीं सकता था। वो भी एक औद्योगिकरण का नकारात्मक पक्ष कह लीजिए या स्वरूप कह लीजिए। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। अतः यूरोप में काम करते जो लोग थे तो कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। फलतः क्या हुआ बच्चों? परिवार की आय गिर गई। परिवार की आय क्यों गिर गई? परिवार में जो काम करने वाले लोग थे, जब उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए, तो निश्चित तौर पे परिवार में कमाने वालों की संख्या कम हो गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। ये हमने उस चित्र में भी देखा कि किस प्रकार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हथियार का निर्माण कर रही है। युद्ध उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की जरूरत के मद्देनजर अब पूरे समाज को, क्या कहेंगे, पूरे ही समाज को बदल दिया गया। ये बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। समाज में भी बदलाव आया। कैसे? कि जब पुरुष वर्ग चला गया, निश्चित तौर पे महिला रह गई। महिला जो घर के कार्य किया करती थी, अब बाध्य होकर उन्हें पुरुषों के ना रहने पर समाज में निकलना पड़ा और वो कार्य करना पड़ा जो पुरुष किया करते थे। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध भी टूट गए। कहने का अर्थ ये है कि जो बड़े बड़े देशों के बीच में आर्थिक संबंध बने हुए थे, एक दूसरे के फायदे और उसके हिसाब से वो भी टूटे। युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों और अमेरिकी जनता से बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा और फलतः अमेरिका जो कि कर्जदार देश हुआ करता था, अब कर्जदाता देश बन गया। क्या बन गया? कर्जदाता देश बन गया, अर्थात कर्ज देने वाला बन गया। आइए बच्चों, अपने सेकंड सब टॉपिक युद्धोत्तर सुधार की तरफ चले। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। अब देखें युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के उपरांत समाज और अर्थव्यवस्था को किन सुधारों की जरूरत थी। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। निश्चित तौर पे इतना लंबा युद्ध था, इतना जनधन की हानि हुई, तो वापस उसी स्थिति में लाना आर्थिक स्थिति को काफी मुश्किल था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और युद्ध के बाद उसे ही सबसे लंबा संकट झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उस समय बच्चों भारत और जापान, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं थे, इनमें उद्योगों का विकास हो रहा था, इनमें उद्योग बढ़ रहे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन को थोड़ी अब मुश्किल होने लगी, क्योंकि जापान भी अब उसके मुकाबले में आ चुका था। युद्ध के खर्चों के लिए भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लेना शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में दब चुका था। युद्ध के कारण बच्चों आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था।
पर जब युद्ध का ये जो कारण था ऊंचा, ये शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गए और 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में आ गई। आइए उदाहरण के तौर पे एक गेहूं उत्पादन की हालत पर विचार करते हैं। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करता था, पर युद्ध के दौरान कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं की पैदावार इनमें अचानक बढ़ गई। किंतु जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप पुनः अपने सुधारे हुए पैदावार के साथ बाजार में आया। फलतः विश्व व्यापार में गेहूं की अति के हालात भी पैदा हो गए और ग्रामीण आय कम हो गई। किसान गहरे कर्ज के संकट में दब गए। आइए बच्चों अपने तीसरे सब टॉपिक की तरफ चलें। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग यानी कि मास प्रोडक्शन, ये एक नई विचारधारा हम लोगों के सामने आई है। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। निश्चित तौर पे हमने पीछे देखा भी कि किस प्रकार कर्जदार देश कर्जदाता देश बन गया। युद्ध से अमेरिका के अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ क्योंकि खूब कर्ज दिया था उसने। कुछ समय के लिए युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा झटका लगा, लेकिन शीघ्र ही अमेरिका ने अपने अर्थव्यवस्था को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर एक तरह से कर दिया। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन, मास प्रोडक्शन, जो इस दशक में अमेरिका औद्योगिक उत्पादन की एक तरह से विशेषता बन गई। कार निर्माता, इसको और विस्तार से समझिए कि कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने एक तरह से बृहद उत्पादन के विख्यात ये प्रणेता माने जाते हैं, ये फाउंडर माने जाते हैं मास प्रोडक्शन कंसेप्ट के। कौन? हेनरी फोर्ड। ये फोर्ड गाड़ियां आज भी हम लोग देखते हैं, ये वही हेनरी फोर्ड है, कार निर्माता। अब उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने यानी कि स्लॉटर हाउस की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। असेंबली लाइन अर्थात एक ऐसा ट्रेलर जिसमें कि असेंबल करने के लिए पार्ट्स रखे जाते हैं और जिसमें असेंबल आपस में जोड़े जाते हैं। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे तरफ कौन खड़े होते थे? मांस विक्रेता खड़े होते थे और उन्हें मांस का जो हिस्सा चाहिए होता था वो उसको उठाकर ले जाते थे। फोर्ड के कारखाने में असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी एक पुर्जे को लगातार लगाते रहना और मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। इसको बच्चों कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अक्सर ही हम लोगों ने घर में त्योहार या किसी बड़े फेस्टिवल पे देखा कि हम लोगों की रसोई में कभी कभी इसी तरीके का काम चलता है। कहने का अर्थ है कि एक गुजिया का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो होली पे बनाई जाती है, उसमें ऐसे ही काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें एक इंसान जल्दी जल्दी से बेलता है तो उसी स्पीड से दूसरा आदमी पीछे नहीं रहना चाहता, उसकी फिलिंग करता है और तीसरा आदमी उसे जल्दी जल्दी तलता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी मजदूर वही करते थे, लेकिन अब आगे देखिए, हम लोग तो उसे एंजॉय करते हैं, मगर इन मजदूरों के साथ क्या हुआ? काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में, 2 मिनट में तो मैगी बनती है, यहाँ 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। और ये कार थी टी मॉडल नामक कार, जिसका उत्पादन हुआ इस टाइम, और ये पहली कार थी इतने मास प्रोडक्शन वाली। शुरुआत में मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। कुछ ऐसा ही कि एक दिन तो हम उस स्पीड से घर में काम या गुजियाँ बनवा सकते हैं, मगर अगर उसे रोज करना पड़े और उसकी स्पीड बढ़ती जाए तो निश्चित तौर पे एक थकान होने लगती है। इसके कारण बहुत सारे मजदूरों ने बच्चों काम छोड़ दिया। अब हेनरी फोर्ड के सामने तो एक चुनौती आ गई
इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड हताश हुए और उन्होंने क्या किया, वेतन को दुगना कर दिया। अब प्रतिदिन $5 वो देने लगे। यही नहीं किया, उन्होंने ट्रेड यूनियन यानी कि जो मजदूरों के संगठन पर बैन लगा दिया, उनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से मुनाफे में जो भी कमी आई थी उसकी भरपाई वो कैसे किया करते थे, वो असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाते रहते थे। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और अमेरिका ही नहीं बच्चों, 20 के दशक में तो यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी क्या कर सकते थे, टिकाऊ उपभोग वाली वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन हुआ और 1929 में बढ़कर वो 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंची। आइए बच्चों एक तस्वीर देखें। ये डेट्रॉइट की वो कार फैक्ट्री है जिसमें टी मॉडल जो हम बता रहे हैं वो खड़ा है। फैक्ट्री के बाहर कतार लगी हुई है और गाड़ियों से आप मास प्रोडक्शन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में उछाल आने से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हुआ। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ी तो दूसरी तरफ उपभोग भी बढ़ता गया, एक सर्किल की तरह। अब आगे देखिए, अब उपभोग जब बढ़ा तो ज्यादा निवेश की जरूरत हुई जिससे और रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी। 1923 में 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। बच्चों, अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबारने में बहुत मदद की, लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं कायम रही। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे बड़े आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया को पहले कभी अनुभव ही नहीं था। देखते हैं बच्चों वो क्या संकट था। यहाँ हम देख सकते हैं एक स्त्री अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है और एक फोटोग्राफर है डॉर्थी लैंग। इन्होंने बड़ा मार्मिक एक चित्र लिया है, इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगी। ये एक मजदूर की कहानी है। उन्होंने लिखा है कि इनकी मुलाकात इस माँ से हुई। इसमें लिखा है, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से मैं खींची चली गई और उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने ना तो उसका नाम पूछा, उसके अतीत के बारे में पूछा। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियां और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उनके बच्चे मार लाते हैं। वो वहां बैठी थी अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर यानी कि उस फोटोग्राफर की तस्वीर शायद उसकी कोई मदद कर सके, इसलिए उसने मेरी यह मदद की। निश्चित तौर पे बच्चों, उस माँ के आंखों में वो दर्द हम देख सकते हैं। एक भूखा परिवार है। अब देखिए ये महामंदी थी क्या, जो कि हमारा 4th सब टॉपिक है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 30 दशक तक यानी कि 30 डिकेड्स तक रहा और इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भारी गिरावट आई। निश्चित तौर में जब इसमें गिरावट आएगी तो कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं रह सकती। इस मंदी का समय और असर सब देशों पर एक जैसा तो नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। इस महामंदी के कई कारण थे। 2 कारण हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला कारण है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की समस्या आई। अभी हमने गेहूं के मामले में भी इसको देखा था और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़े पड़े सड़ने लगी थी।
बच्चों, दूसरा कारण है 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को तो पूरा किया। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से, यानी कि वो कर्ज वापस लेने से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने लगा। अब देखिए क्या हुआ। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बहुत बुरी तरह से गिर गई। इसके झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या करने लगी कि आयातित पदार्थों पर दुगना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले से तो विश्व व्यापार की जैसे कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज तक देना बंद कर दिया। इससे हम समझ सकते हैं। बच्चों देखिए, खुद अमेरिका की वही डॉर्थी लैंग के एक पिक्चर है। बेरोजगारी के लाभ के लिए कतार में खड़े हुए मजदूर दिखाई दे रहे हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि भत्तों के लिए किस प्रकार ये मजदूर लाइन में लगकर स्थानीय प्रशासन से कुछ भत्ते प्राप्त करने के आस में, उसकी आशा में खड़े हुए हैं। वाकई ये चित्र महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का एक प्रतीक दिखाई देता है। 20 के दशक में जो उपभोगवादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वो धूल के गुबार की तरह जैसे रातों रात ही कहीं गायब हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने से, कर्ज वसूल ना कर पाने से और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौट पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। कुछ आंकड़े हम यहाँ देख सकते हैं कि 1933 में 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हुए। 1929 में और 1932 के बीच में तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चों फिर भी समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर यह ऐसा छाप छोड़ गया कि उसे इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता था। आइए अब देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में महामंदी ने क्या असर डाला। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत थी। कहने का अर्थ यह है कि भारत प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन अगर इस पर भी महामंदी का असर पड़ा, इससे ये बात सिद्ध होती है कि वैश्विक एकीकरण की प्रक्रिया किस हद तक पहुंच चुकी थी। दुनिया के हिस्से में पैदा होने वाले संकट की एक जगह जो कपकपाहट पूरी दुनिया में फैल जाती थी और पूरी दुनिया की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज इससे प्रभावित हो उठते थे। पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत में कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार मालों का आयात जो था बढ़ा था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और इसमें भी हम देखते हैं 1928 से 34 के बीच में आयात निर्यात घट गया और 1928 और 34 के बीच में गेहूं की कीमत भी 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। कृषि उत्पादन की कीमत तेजी से गिरने लगी, लेकिन बच्चों यहाँ सरकार ने फिर भी लगान वसूल किया और छूट नहीं दी। बंगाल में जूट और पटसन के उत्पादकों की एक बहुत दारुण कथा यहाँ लिखी है। वो उगाते तो थे, लेकिन क्योंकि जो टाट की बोरियां थी वो अब निर्यात नहीं होती थी, इसलिए क्या हुआ कि एक बंगाल के कवि ने भी बड़ा दुखद लिखा है, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत कर्ज में पिस कर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपए मन भाव। यानी कि जो आप उत्पादन करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही नहीं। मंदी के इन्हीं सालों में बच्चों भारत से कीमती धातुएं बाहर जाने लगी। यहाँ तक कि अर्थशास्त्री कीन्स ने यहाँ तक कहा है कि इसी भारतीय सोने के निर्यात ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया और ब्रिटेन की आर्थिक दशा इसी ने ही सुधारी थी। उसी समय बच्चों 1931 में हमारे यहाँ हमने पढ़ा है इसे भारत राष्ट्रवाद में कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उसने भी बहुत हद तक यहाँ की दशा को सुधारने का प्रयास किया। आइए बच्चों अब रिवाइज करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था में युद्धकालीन रूपांतरण, युद्धोत्तर सुधार, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का नया कंसेप्ट,
महामंदी क्या थी और भारत ने महामंदी को कैसे झेला, इसको हमने पढ़ा। बच्चों, गृह कार्य देने से पूर्व मैं फिर चाहूंगी कि विश्व मानचित्र पे अगले अंक के लिए आप देखिए कि द्वितीय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे और वो कौन थे जो प्रथम विश्व युद्ध में नहीं थे। आए गृह कार्य देखिए संक्षेप में। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत पर आपको टिप्पणी लिखनी है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव आपको बताना है, और वहीं आपको चर्चा में लिखना है, व्याख्या करनी है महामंदी के कारणों की। बच्चों, आज के लिए इस तीसरे भाग से इतना ही। अब अगले चौथे और अंतिम भाग में हम फिर मिलेंगे। Today we'll be studying English literature, poem number 1. Myself Meenakshi Tripathi, Principal Government High School, Osa, Raebareli, and I am going to teach you the first poem of your course, that is Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. Children, before we start with the poem, let us know something about the poet of this poem. Sir Henry Wotton was an English poet. At the same time, he was a diplomat and a politician also. He was the ambassador at the court of Venice. He was born in 1568 and died in the year 1639. He belonged to a very well-to-do family. As I told you that he was a politician, he sat in the House of Commons. Children, as we have Rajya Sabha and Lok Sabha in India, we have House of Lords and House of Commons in England. So he used to sit in the House of Commons. He wrote nearly 50 poems. Now let me ask you the question before starting the poem. Children, I want to ask you, what image comes to your mind when you think of a happy man? Just start thinking. What do you think of a happy man? What qualities should he have that you are going to call him happy man? Some of you will be thinking that if a man is rich, if he has money, we can call him happy. Some of you might be thinking that if a person is having all the luxuries of life, like this man in this picture, he's having the car, he has all the luxuries of life, living in a big house, having all the good clothing, good shoes, having all the luxuries of life, can you call him happy? If you have all the good food to eat, can this bring happiness in our lives? Children, start thinking and just try to know what are the things that make a person happy. Children, you have to think that can money really buy happiness? Can having luxurious lifestyle make you happy forever? Can eating good food bring happiness for you? Children, you can be happy for a short while, but can all these things bring happiness that we may call permanent? Think about that. Because the topic of our poem or the theme of our poem is concerned with that, children. This is a didactic poem. Didactic poem means it has some moral, it has some teaching that the poet wants to share with us. In this poem, the poet describes the quality of a really happy man. Children, we were talking that what do you think of a happy man? What do you think about a happy man when the idea comes in your mind? The poet is sharing with you that what should be the qualities of a really happy man. What are the things that he should try to follow
and what are the things that he should try to ignore in his life if he wants to remain happy. Some of those qualities, children, I am mentioning that the poet has also mentioned. It is truthfulness, speaking the truth, never tell a lie in life. Straightforwardness, speak whatever comes in your mind. Be honest in your life, and independence, have independent will in your life. It was the belief of Sir Henry Wotton that a happy man is a man who believes in God. He gets up early in the morning, he prays to God, and in his prayers, he does not complain God. He is not asking gifts from God, but he is always thanking God for whatever God has given to him. A happy man is always striving for righteousness in life. This is very important, children. A happy man is a man who is having values in his life. He is always striving. He is always trying to be right in his life. This is the theme of the poem. Now let us come to the poem. Let us start with the poem. The stanza 1. How happy is he born or taught, that serveth not another's will. This is the key to happiness in our life, children. The poet is telling you the person will be very happy who is born with this quality, or who learns all these things in the course of life, that he should remain independent in life. This independence should be in his action and also in his thinking. If you have the freedom to think freely, to act freely, children, you feel happy. But there is one condition. That thinking should be in the right direction. That will should be in the right direction. That should be for the welfare of other children. Your action should be based on your feeling that something good should be done for others. So a happy man has this quality by birth, or he learns it in the course of life, that he has to be independent. He has independent will. Will means desire. He has all control over his action and over his thinking. He is an independent man whose armor is his honest thought. Armor is the key word, children. Armor is the protection. When our soldiers go to the battlefield, they wear the jackets. In modern days, soldiers are wearing the bulletproof jackets, and the bulletproof jackets are protecting them from the bullets of the enemies. So this is the armor that they are wearing. The poet is telling that a happy man is wearing the armor of honesty. He is an honest man, children. Children, I would like to tell you that it is not possible for every person to have everything in life. Happy men are the men who do not possess the best in their lives, but whatever they have, they make best of them out of that. So a happy man is a man who is always honest. He does not follow the unfair paths in life. And one of the most important quality of a happy man is that he is truthful. He is always truthful, children. And this is his utmost skill. This is his ultimate quality, that he never speaks a lie in life. Children, just try to remember the day when you spoke a lie. Throughout the day, you are feeling uneasy, because it is very difficult, children, to defy your conscience. You cannot defy your conscience. It is sitting over there and telling you that yes, you have done something wrong. Today you have spoken a lie.
When Gandhiji spoke a lie, he was very uncomfortable. And the next moment, he felt that he should tell his father that he had told a lie. Children, this is a real story, and Gandhiji has told this story in his book. Children, you will also be feeling that these are the most important thing in life that can make us happy. If we are independent, if we are honest, if we are truthful, we'll always be happy in our life, because happiness is something that comes from within. It is not something that you can buy from money. It is not something that you can buy from luxurious lifestyle. It is something far from that, children. Let us come to the second stanza. Whose passion not his masters are. What are passion? Passion is the key word here, children. Must write down. I told you last time that every keyword that I'm telling you, you have to write everything in your notebook. And when you sit for the class, you must have a notebook or a diary with you, so that you can write down every important thing that I'm telling you, children. Passion is the key word. Passion is all the intense and strong feelings. It can be the feeling of love. It can be the feeling of hatred. So, if your passions overpower you, it becomes very difficult for you to remain happy in life. If you start hating someone, you are not happy, because the ill feelings start coming in your mind, in your heart, and you are feeling jealous. Intense passions are leading to some other things that are very unhealthy for your mental state, children. So, you must try to control these passions. A happy man is a man who is independent, and he is not guided by his passion. He has full control over his passions. Children, in life, what happens? The major cause of our sorrow is that we are always afraid to die. We collect so many things all around us that we don't want to leave those things. But the reality of life is that one or the other day we have to leave this world. And a happy man is a man who has realized this thing. He knows that death is the ultimate reality and nobody can escape it. And that is the reason his soul is still prepared for death. He is not afraid of death. He is all the time ready to face the death. That is why he is happy, because the fear is the cause of sorrow. But when he is not afraid, he will remain happy in life. Untied. Untied means not tied unto the world by care. He is not the major cause of our sorrow is we are tied to all the care, all the anxieties in this world. But if we get rid of that, we'll always remain happy in life, children. Never forget that you cannot get everything in your life. Be thankful to God for whatever you have in your life and try to make best out of that. Don't try to use some unfair means in order to be happy in your life, because they cannot bring happiness. Maybe they can bring, you feel that it is happiness, but it is not real happiness and it will not remain permanently with you, children. Of public fame and private, these are the keywords. Public fame and private breath. Public fame. A happy man is a man who does not care for fame. He does not want that he should be famous. He is not an ambitious person. He does not want that lots and lots of people should know him. He is satisfied with whatever he has. He is satisfied with his position in this world. Or private breath, children, you cannot change the society. In the society, there are a lot of people. You will meet the people who are criticizing you. It is quite obvious. It is not possible that everyone is in your favor. Quite obvious it is that people are criticizing you and you must be ready for that. Don't take it otherwise. It is the common thing. Take it as a
part of your life. So a happy man is a man who is not controlled by his passions, by his emotions. He is not afraid of death. He is always ready to die. That is why he is happy. He is not tied to all the anxieties and worries of this world. And he is not having a desire to be famous in life. And he is not afraid of criticism. Now, children, I think you will be very clear in your mind what does the writer mean by happiness. He is talking about real happiness that comes from within, children. Children, I want to tell you that in your life, the moment comes when you feel that other people possess the things that you do not possess and you feel unhappy over that. But a happy man is a man who envies none that chance doth raise. He is not envious of others. Don't have envy of others, because maybe his luck is better than you. Accept it and be thankful for whatever you have. You can't have everything in your life. Make best use of whatever you have in your life. Don't be jealous of others. Don't be envious of others, because it will bring unhappiness and sorrow in your life, children. Who not wise, he never uses evil means to be happy in life. Who never understood how deepest wounds are given by praise. A happy man is a man who does not believe in false praise, children. Never believe in false praise. Because these false praises can give you deepest wounds. They can be very dangerous for you in your life, because you can have some misunderstanding. So never believe in false praise. Never be with such people who are praising you in a wrong manner. There must be some other reason behind that, but children, be aware if you want to be happy in your life. Not rules of state, but rules of good. He's the man I just told you in the very beginning of the poem, that a happy man is a man who is always striving for righteousness in the life. So, a happy man is a man who always believes in the rule of good. The rules that are for the good, for the welfare of each and every person, because his will is that whatever he does should be for the good of others. That is why he is not following the rules that are not in the welfare of the common man. Now, children, we have studied the 3 stanzas of the poem, and now we come to the poetic beauty of the poem. This poem consists of 6 stanzas, and we have studied only 3 stanzas today. And each stanza contains 4 lines. You must be seeing that time when I was teaching you, that each stanza contained 4 lines. And it follows a very simple rhyme scheme, ABAB and CD. Each alternate line is rhyming. You can see in your book. Poetic diction. Diction is the language that the poet uses. So the diction is old-fashioned, but the message is quite clear. Whatever the poet wants to tell, what message the poet wants to convey is very clear. The poet has not decorated the language, but he has not used any specific poetical device, children. But the thing that he wants to tell us, the message that he wants to reach to us is quite clear, children. Now, children, before I give you the homework, let us revise all the things that we have studied today.
Sir Henry Wotton has told us all the things that can make our life happy. A happy life, he is telling us that a happy man is a man who is a self-satisfied man. Children. In Hindi also there is a saying, Santosham Paramam Sukham. If you are not satisfied and you have a lot of money and all the luxuries of life, it is all useless. Because the most important thing in life is to be satisfied. You have to think that there must be some point where you have to set your limits that yes, now I feel satisfied. Then only you will be happy. You have to think that you are not guided by your passions, because your passions, your intense emotions lead to unhappiness in life, children. You have to be very peculiar about whatever you are thinking. Your thinking, your action, or whatever you are doing should be for the right, should be for the welfare of others. Only then you are going to get the real happiness. As I told you, that happy men are the men who do not possess the best of the things, but they make use all the things they have, they make best use of those things. So children, be thankful to God for whatever you have. And one most important thing that the poet has told us, that never be envious of others, because envy leads to unhappiness. You are always envious that, oh, I do not possess this, I do not possess this man possesses that. So you have to think that whatever I have, I am satisfied with that. So a happy man is a man who is independent, who is satisfied, who is honest, who is truthful, not guided by his passions, and always leads a cheerful life. He is a man who is not afraid of death, children. He is always ready to face death, because he knows that death is the ultimate reality and it is not possible for anyone to escape it. So you must have seen that the poet has told you that what are the things that we should adopt and what are the things that we should ignore in our lives if we want to lead a happy life, children. These are all the things that we have studied in 3 stanzas that we read today. Now, we come to the homework, children. The first question that I want to give you is, what is the ultimate skill of a happy man? Now, children, remind and remember all the things that we studied today. What is the ultimate quality, ultimate skill of the man whom you are going to call a happy man? You can express your feelings also, that what qualities are required. You have to think about the things that the poet has mentioned in this poem, that what are the qualities, what is the ultimate skill of a happy man. And the other question, the second question that I am going to give you, children, is you have to define the word public fame. Public fame. What does the writer mean when he says the happy man is a man who does not desire for public fame? We read it in one of the stanzas. You can see it in your notebook, children. And in the very beginning of my lesson, I told you that this poem is a didactic poem, children. You have to tell me that why we call it a didactic poem. What is the meaning of the word didactic? Now, children, I just want to tell you some of the other important things regarding a poem. This is the first poem that I have started with you. Children, when you are studying a poem, it is very important for you to understand or feel the feelings of the writer. You cannot explain the poem superficially.
some feelings that are hidden beneath the lines. You have to feel those things, and then you have to do your explanations, because poetry is based on feelings. So when you are going to explain the lines, you have to go beyond the lines. You have to think, you have to feel what the poet might be feeling at that time when he wrote those lines, and then only you have to answer. And children, never forget that you have to note down all the keywords that the poet has used, and always write those keywords with different ink when you are attempting those questions in your exams, because they will be focused, the examiner will see, and you are going to get better marks, children. I am sure that you will do all these questions in your notebook, and in case you have any problem, you can discuss it with your teachers also, children. But be very sure that you have to do the homework, you have to do all the exercises that I am giving, and all the reading and understanding you have to do. Thank you, children.